नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कल जो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे गवर्नर जनरल, गवर्नर और वाइसराय का जो टॉपिक है आपका वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने आपको पढ़ाया है और जो एमसीक्यू करवाऊँगा, इसी से आपके सभी फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर सवाल पूछने की संभावना नहीं बनती है इस टॉपिक से, यानी कि एक टॉपिक आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, केवल एमसीक्यू देख रहे हैं, तो ये गलती कर रहे हैं आप। ऐसा कभी मत कीजिए, पहले पढ़िए फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए सही रहेगा। ये एमसीक्यू जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। जो भी कठिन शब्द हैं वो आपको इंग्लिश में भी लिखे हुए मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। 15 जून से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, उसमें अगर आप जुड़ते हैं तो ये सारे पीडीएफ जो मैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटी का पीडीएफ जो पढ़ाता हूँ वो, उसके एमसीक्यू के पीडीएफ, ये सभी कुछ आपको मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज 15 जून से शुरू हो रहा है। आपको केवल पीडीएफ चाहिए हो तो 199 पर मंथ में है। आप यूट्यूब से ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या फिर मुझे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। आपको सारे के सारे पीडीएफ, न्यूज़पेपर डिस्कशन और ये सभी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही बताइएगा। आंसर राइटिंग वगैरह में जुड़े हुए होंगे तो आपको पीडीएफ तो मिल ही रहा होगा रेगुलर, और मिलेगा भी आगे। ओके, देखिए आज हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करेंगे। जिस प्रकार से हमने कल लेक्चर में क्लाइव से शुरू करके श्री राजगोपालाचारी तक गए हैं, उसी प्रकार से आज हम एमसीक्यू में भी रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करके हम श्री राजगोपालाचारी तक जाएंगे और सभी को डिटेल में फैक्ट्स को कवर करेंगे। जो 70 बीपीएससी का पैटर्न है उस पर आधारित मैक्सिमम एमसीक्यू होंगे। कुछ एमसीक्यू एकाध जो होंगे वो कठिन स्तर के भी होंगे, जो 69 पर प्रेरित हैं, 69 से संबंधित हैं, उस प्रकार के सवाल भी होंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें जैसे पहला दूसरा पीटी का टेस्ट सीरीज जो है वो पॉलिटी का है, तो उसमें आपको 80% सवाल 70 पर बेस्ड मिलेंगे और 20% जो सवाल होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड भी मिलेंगे, कठिन स्तर के सवाल भी मिलेंगे। ऐसा ही बनाया गया है, हमने मिलकर पूरी टीम ने बनाया है। ओके, रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में सबसे पहला सवाल जो है, आप भी कोशिश कीजिएगा कि बिना आंसर देखे पहले सभी के आंसर को निकालें। रॉबर्ट क्लाइव ने किस युद्ध के माध्यम से बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की थी? तो पलासी युद्ध के बाद से उसको रेवेन्यू का मिल गया था, इसलिए पलासी युद्ध को ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। पलासी युद्ध को ही ब्रिटिश सत्ता की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि रेवेन्यू वसूलने का उसको इसके बाद अधिकार मिल गया था। बक्सर के युद्ध के पश्चात तो प्रशासन का भी अधिकार छीन लेगा। फिर आपको वॉरेन हेस्टिंग्स पता ही है कि बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को हरा करके ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने की उसने शुरुआत कर दी थी। क्लाइव द्वारा शुरू की गई दोहरी शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? तो कंपनी कर संग्रह करती थी और प्रशासन नवाब के पास में था। इसी को वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो समाप्त कर देगा और प्रशासन और कर संग्रह दोनों अपने हाथों में ले लेगा। इसी को वो समाप्त कर देता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ का जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम है और 1919 में जो सिस्टम आएगा वो दोनों अलग अलग होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दोनों का मतलब समझाऊंगा, एक्ट में तो मैंने दोनों समझाया भी है। ओके, तो क्लाइव के द्वारा शुरू की गई दोहरी शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? तो कंपनी और नवाब दोनों जो हैं वो शासन कर रहे थे। कंपनी कर संग्रह कर रही थी और प्रशासन नवाब के हाथों में था। बंगाल का जो नवाब है उसके हाथों में था। वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बनाया गया है? 1773 ईस्वी बनाया गया। 1773 एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। बंगाल का पहला होगा, वो मिसटाइप है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 ईस्वी में एक्ट के द्वारा बनाया गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस संस्था की स्थापना की थी? क्या उसने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था? फोर्ट विलियम किसके द्वारा बनाया गया था? तो वेलेज अली के द्वारा बनाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट के द्वारा स्थापित होता है। तो उसके टाइम पीरियड में ये दोनों की दोनों संस्थाएं बनाई गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्या अर्थ है? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। विलियम जोन्स इसका अध्यक्ष था। तो मैंने आपको कल के वीडियो में डिटेल में समझाया है कि क्या था ये, किस कार्य के हेतु, क्या इसका उद्देश्य था, सब कुछ मैंने आपको समझाया है। एशियाटिक नाम है, ये भी मैंने आपको समझाया था। हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई इजारा प्रणाली का संबंध किससे था? भूमि राजस्व के वसूलने से संबंधित था इजारा प्रणाली, जिसको इजरा प्रणाली भी कहा जाता है। इजारा प्रणाली किससे संबंधित था? तो भूमि राजस्व वसूलने से संबंधित था ये।
किस युद्ध में हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब की सहायता की थी? रोहिल्ला युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद से बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन आप आसानी से हल कर ले जाएंगे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूँ तो आप फंस सकते हैं इसमें। रोहिल्ला युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, कौन से इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन के कारण आसानी से इसको हल कर सकते हैं। रोहिल्ला के युद्ध में 1774 में रोहिल्ला रोहिलखंड का इलाका है जिस पर कब्जा करने के लिए जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने अवध के नवाब की सहायता की थी। क्लाइव ने किस संधि के तहत बंगाल की दीवानी प्राप्त की? दीवानी का तात्पर्य होता है राजस्व वसूली का जो अधिकार है वो प्राप्त किया गया। ये किस संधि के तहत प्राप्त की उसने? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, इलाहाबाद की संधि के तहत प्राप्त की है। श्रीरंगपट्टनम की संधि अगर कुछ याद हो तो मुझे जरूर बताएं कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हुआ है और किस किस के बीच में हुआ है। सालवाई संधि भी अगर आपको याद हो तो जरूर ही बताएं, और बसीन की संधि या जिसको बेसीन की संधि कहा जाता है इसके बारे में भी अगर पता हो तो जरूर ही बताएं। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे ये फैक्ट्स उतने ज़्यादा आपको क्लियर रहेंगे, इसलिए जरूर ही इसको बताएं। रेवेन्यू राइट्स जो है, दीवानी का अधिकार, वो इलाहाबाद की संधि के पश्चात में मिल गया था। हेस्टिंग्स ने किस कानून का संहिताकरण किया है, कोडिफिकेशन किया था? तो जेंटू लॉ कोड, जो हिंदू और मुस्लिम एक्ट थे उन सभी का उसने कोडिफिकेशन किया है, कोडिफिकेशन किया गया। खास तौर से हिंदू लॉ जो थे उसको कोडिफिकेशन किया, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो थे वो शरिया के तहत संहिताबद्ध थे ही ऑलरेडी, लेकिन जो हिंदू लॉ थे उसकी अलग अलग संहिताएं होती हैं, स्मृति ग्रंथ होता है। जैसे मिताक्षरा का आपने स्मृति ग्रंथ सुना होगा, मनुस्मृति सुना होगा, विज्ञानेश्वर स्मृति का सुना होगा। तो ये जो अलग अलग किताबें हैं इन सभी को उसने क्या किया? संहिताबद्ध किया, कोडिफिकेशन किया, सभी कानूनों को एकीकृत करने का काम किया था उसने। क्लाइव ने किस नवाब को हराया था? बहुत ही आसान सवाल है, सिराजुद्दौला को हराया था। कुछ आसान भी आएंगे, कुछ अटपटे सवाल भी आएंगे, जैसे सवाल पूछे गए हैं ना उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं ये। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किस संधि के ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया है? तो सालवाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही। 1782 ईस्वी में इसको साइन किया गया है, 1782 ईस्वी में इसको साइन किया गया। अब अगले जो सवाल होंगे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस और वेलेजली संबंधित होंगे। कॉर्नवालिस को भारत में किसका जनक माना जाता है? तो उसने सिविल सेवा, यानी कि कल ही मैंने आपको समझाया था, कलेक्टर का पद जो होता है, दारोगा और थानेदार का जो पद होता है, सर्कल ऑफिसर का जो पद होता है, ये सारे पद सृजित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है कॉर्नवालिस को। भारत में जो रेवेन्यू से संबंधित है या फिर फौजदारी से संबंधित है, पुलिस से संबंधित जो पद है उसका सृजन सबसे पहले कॉर्नवालिस ने ही किया था, और सभी पदों पर अंग्रेज़ों को ही उस समय में नियुक्त किया गया था। इसलिए इसको ब्रिटिश भारत के, गुलाम भारत का सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कलेक्टर वगैरह का जो पद है इसी ने सृजित किया था, लेकिन आज़ाद भारत में सरदार पटेल ने भारत के सिविल सेवा का गठन किया है। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि राजस्व की स्थिरता। इसका एकमात्र था उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? क्या किसानों की भलाई थी? फसल का उत्पादन बढ़ाना था? ऐसा कुछ भी नहीं था। भूमि राजस्व सृजित जो हो रहा है वो स्टेबल रहे, स्थिर रहे, कम ज़्यादा ना हो, इसलिए इसने क्या किया? खुद से वसूलना छोड़ दिया। इसने जमींदारों को लिया। इसमें मैंने आपको समझाया था कल कि 3 प्रणाली है। यह है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये है बीच में कौन? तो जमींदार हैं, और ये तीसरे कौन हो गए बेचारे? तो ये बेचारे किसान हो गए। इसने ज़मींदारों को बोला कि पर मंथ तुम्हें मुझे 100 रुपया देना है, अब तुम किसानों से 150 वसूलो, 200 वसूलो, 110 वसूलो, हमें नहीं मतलब, हमें 100 रुपया चाहिए तो चाहिए। इसी को कहा था जमींदारी व्यवस्था। किसानों पर बोझ अधिक पड़ गया। जमींदारों को ज़मीन एलोकेट कर दिया गया कि रेवेन्यू कितने एरिया से किसको वसूली करना है। सूर्यास्त से पहले रेवेन्यू जमा करना होता था तय तिथि के दिन, अगर जमा नहीं किया गया तो उससे वो ज़मीन छीन ली जाती थी, इसलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा गया है। 1793 में इसको लागू किया गया है, 1793 में लागू किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको अरेंज करने को भी दे सकता है। कॉर्नवालिस ने किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया था? बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन के कारण से बहुत आसान हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने हराया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेजली के समय में उसको समाप्त ही कर दिया जाएगा, ख़त्म ही कर दिया जाएगा। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू को हराया था उसने। लॉर्ड वेलेजली किस नीति ने भारतीय रियासतों को नियंत्रित किया? किस नीति के द्वारा? तो सहायक संधि प्रणाली इसको कहा जाता है। इस प्रणाली के द्वारा लॉर्ड वेलेजली ने भारत के जो रियासत थे अलग अलग, उनको उसने नियंत्रित करने का प्रयास किया।
लेकिन सहायक संधि का वास्तविक जनक जो है वो डुप्ले को माना जाता है। डुप्ले को माना जाता है, फ्रांसीसी गवर्नर था, पंडिचेरी के समीप रहता था ये, इसको माना जाता है, डुप्ले को माना जाता है। लेकिन उसका सबसे बड़े स्तर पर पूरे भारत में जो उपयोग किया गया वो वेलाजली के द्वारा किया गया, वेलाजली के द्वारा किया गया है। वेलाजली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य क्या था, ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल कई बार पूछा गया, यूपीएससी में ही पूछा गया है। तो दरअसल में भारत में जो अधिकारी होते थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो अधिकारी होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, यहाँ पर इसको काट दीजिए। भारतीय भाषा नहीं, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन के लिए इसको स्थापित किया गया था, अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। तो उसमें से एक चीज़ ये भी शामिल था कि भारत की भाषाओं का अध्ययन करवाना। लेकिन संपूर्ण रूप से देखेंगे तो ये एक ट्रेनिंग कॉलेज था जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में जो शामिल होने वाले अधिकारी हैं उनके लिए था, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का टाइप का। जिस प्रकार से लवासना है, बिपार्ड है, उसी प्रकार से इसको स्थापित किया गया था। वेलाजली ने किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया है। और उसके बाद से मैसूर साम्राज्य से टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया जाता है और उससे पहले वंशली आ रही थी, उसी की शासन सत्ता को फिर से स्थापित किया जाता है। कर्नवालिस ने किस प्रणाली को आधुनिक किया, तो पुलिस प्रणाली को उसने आधुनिक बनाने का प्रयास किया। पुलिस प्रणाली, क्योंकि इसके समय में डाक, रेलवे और शिक्षा प्रणाली आई ही नहीं थी। 1813 के पश्चात भारत में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे और वुड डिस्पैच से वास्तविक स्तर पर पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। वेलाजली ने किस संधि ट्रीटी के तहत मराठा शक्ति को कमजोर किया था, तो बेसिन की संधि कहा जाता है, वेलाजली के समय में साइन किया गया था। 1802 में बेसिन की संधि से मराठा सरदारों को कमजोर किया गया था। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि किस मराठा सरदार के साथ में इसने ये संधि साइन किया था, तो थोड़ा सा सही रहेगा, बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो से जब एक्सप्लेनेशन लाऊंगा तो उसमें ये भी शामिल कर दूंगा कि इसके साथ कौन सी संधि हुई, नाम क्या था। वैसे जब हम लोग युद्ध पढ़ेंगे ना, जैसे मराठा चारों युद्ध पढ़ेंगे हम लोग, मैसूर के चारों युद्ध पढ़ेंगे, आंग्ल कार्नेटिक युद्ध भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी मैं आपको ये सब संधियाँ करवाऊंगा। कर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किया गया था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू किया गया था। और उत्तरी कर्नाटक भी इसमें लिख लीजिएगा, एक उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में भी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसका आंसर ए हो जाए। नेक्स्ट सवाल है कि वेलाजली की नीतियों ने किस विदेशी शक्ति को भारत से हटाया था, तो फ्रांसीसियों को संपूर्ण रूप से वेलाजली ने ही समाप्त किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस सामाजिक प्रथा पर रोक लगाई है, तो ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों पर इनके समय में रोक लगाया गया। ए और बी दोनों ही हो जाए, रोक लगाने का प्रयास किया गया। विडो रीमैरिज पर रोक नहीं लगाया गया, बल्कि इसको बढ़ावा दिया गया, जिसमें नाम आता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोगों का नाम आता है। इन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ावा देने का प्रयास किया, बहुत कठिनाई स्तर पर उन्होंने बढ़ावा दिया। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी चीज़ है आज के समय में, लेकिन आप आज से 150 वर्ष पहले भारत में जाइए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके बारे में बात करना भी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो इसीलिए ये महान है, क्योंकि उस युग में जो कोई कर सकने की क्षमता नहीं रखता था, ये इन्होंने किया। इसीलिए जिनको हम पढ़ते हैं आज, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पढ़ें या राजा राम मोहन राय जी को पढ़ते हैं, वो इसीलिए महान हैं क्योंकि अपने युग से आगे की सोच रहे थे। ठीक है, लोगों से उनको दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है गुरु। स्वामी विवेकानंद जी जब धर्म प्रचार के लिए अलग अलग इलाकों में जाते थे, बातचीत करते थे सनातन धर्म के बारे में। आज सनातन धर्म को सो कॉल्ड जो कट्टर लोग हैं वो स्वामी विवेकानंद जी को आपको पूछते दिखेंगे, लेकिन उनके जो वचन आज भी आपको सुनाऊं तो आपको बुरा लग सकता है। आप भले हिंदू धर्म के हों, तो उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो जो व्यक्ति आज आपको महान दिखता है, वो जब पृथ्वी पर चल रहे थे बहुत सारी आलोचनाओं को उन्होंने सुना और आज वो आपको महान दिखते हैं। तो ऐसे ही नहीं बनते हैं। जो ज्योतिबा फूले की पत्नी है सावित्रीबाई फूले, उनके ऊपर में लोग कीचड़ फेंक देते थे क्योंकि वो वुमेन एजुकेशन की बात करती थी। तो उस समय सोचिए उनका क्या इमेज रहा होगा। आज हम लोग उनको किस तरह से पढ़ते हैं। तो जो कोई भी कर सकने की हिम्मत नहीं रखता है, वो काम करके ही महान बनते हैं लोग। कर्ण प्रिय बातें तो हर कोई कर लेता है गुरु। बेंटिक के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा को माइन्यूट को किसने बढ़ावा दिया, किसके माइन्यूट ने बढ़ावा दिया है, तो ये मैकाले का माइन्यूट है। मैकाले माइन्यूट कहा जाता है इसको। मैकाले का पत्र है जिसमें पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ाने की बातचीत की गई है, अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में हो चुका है। अब उनको चाहिए काम करने के लिए लोग। तो लोग कहाँ से आएंगे? ब्रिटेन की आबादी तो इतनी है नहीं कि इतने बड़े भारत में हम अधिकारियों को तैनात कर सकें, किरानी से लेकर के अफसर तक।
तो इसलिए उन्होंने भारतीयों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया ताकि हिसाब बारी रख सकें, काम कर सकें, जॉब कर सकें, सरकारी जॉब कर सकें। और वही सरकारी जॉब आज तक चला रहा है, आज तक चला रहा है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने किस रियासत का विलय नहीं किया इनमें से? तो हैदराबाद का नहीं किया था, हैदराबाद का नहीं, क्योंकि हैदराबाद को पहले ही सहायक संधि के तहत ही वेलाजली के समय में ही विलय कर लिया गया था। सरकारी नौकरी का बुरा मत मानिएगा, लेकिन शुरुआत वहीं से मानी जाती है। आज की सरकारी नौकरी बिल्कुल अलग है, उस समय की अलग होती थी। डलहौजी जी ने भारत पहली रेलवे लाइन कब शुरू की है? तो 1853 ईस्वी में शुरू किया है। 1853 ईस्वी में इसको शुरू किया गया है। बॉम्बे से थाने रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। बेंटिक ने किस युद्ध में अहमदी क्षेत्रों पर कब्जा किया है? तो प्रथम आंग्ल अहमदी युद्ध जो है उसके तहत उसने कब्जा किया था। विलियम बेंटिक को इसका श्रेय दिया जाता है 1831 ईस्वी में। डलहौजी ने किस अधिनियम के तहत विधवा पुनर्विवाह को वैध बताया? तो उसका एक्ट का नाम ही था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था। ये 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस एक्ट का भी योगदान माना जाता है, क्योंकि भारतीय जो रूढ़िवादी वर्ग था उसने इसको स्वीकार नहीं किया। सामाजिक रूप से असंतोष उभरा इसके कारण से, क्योंकि विडो रीमैरिज को लोग अच्छा नहीं मानते थे। बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया? विलियम बेंटिक को 1833 ईस्वी में बनाया गया है। बहुत ही आसान सवाल, 1833 ईस्वी में बनाया गया है। डलहौजी ने किस युद्ध के बाद पंजाब का विलय किया है? इसका जरा आंसर बताइए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ए और बी में से ही ऑप्शन होगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन होगा? 71 बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं 30 अगस्त को। मान लीजिए ये सवाल आपके सामने आ जाए, आज आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन में डाल दिए सवाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो 1848 1849 में हुआ था, और इसके पश्चात सिख साम्राज्य गायब हो जाता है और दिलीप सिंह, जिनके नाम पर दिलीप ट्रॉफी भी आयोजित किया जाता है, उनको लंदन निर्वासित कर दिया जाता है। बेंटिक के किस नीति ने भारतीय समाज में सुधार लाया है? तो सती प्रथा का उन्मूलन उसने करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों के फलस्वरूप, राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? इनका नाम है राम मोहन राय। इनको राजा इसकी उपाधि मिली हुई थी। उस समय राजा महाराजा ये सब उपाधियां मिलती थी। आपने राजा को खुश कर दिया किसी चीज़ को लेकर, या वो आपसे प्रसन्न हो गया, चलो ले जाओ, आज से तुम्हारे नाम में राजा लगा देते हैं। अकबर द्वितीय था, मुग़ल सम्राट था। जब मुग़ल साम्राज्य का लगभग पतन हो चुका था, बस घर में रहकर खाना पीना खा रहे थे मुग़ल वाले, तो उन्होंने इनको उपाधि दिया था राजा का। उसी का पेंशन बढ़वाने की बात करने लंदन गए थे राजा राम मोहन राय जी, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय करके एक उत्तर मुग़ल का शासक है जिन्होंने इसे दिया था। डलहौजी ने किस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया है? तो वुड डिस्पैच नीति कहा जाता है। इसमें कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग अलग किया जाए। प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में दिया जाए, सेकेंडरी एजुकेशन मातृभाषा प्लस इंग्लिश में दिया जाए, और हाई एजुकेशन ओनली इंग्लिश में दिया जाए। इसी प्रणाली को भारत में लागू किया गया है। इसने स्त्री शिक्षा की भी बात की है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसने वुमेन एजुकेशन की भी बात की है, ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में शिक्षा को लेकर गठित सबसे बड़ी समिति है। एजुकेशन के लिए मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब बहुत बड़ा गाड़ी जिसमें बहुत सारे सामान आ सके, तो बहुत बड़ी समिति जिसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसराय कब बनाया गया है? तो 1858 ईस्वी में बनाया गया है। 1858 ईस्वी के एक्ट के द्वारा, 1858 के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। कैनिंग ने किस नीति को समाप्त किया है? तो हड़प नीति को इसके समय में समाप्त किया गया। इसके समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया है। लॉर्ड लिटन ने किस अधिनियम के तहत प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। कल मैंने आपको देसी भाषा एक्ट समझाया भी था, आर्म्स एक्ट भी समझाया था कि हथियार रखने का जो अधिकार था उसको भी ख़त्म कर दिया लिटन ने, और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी लागू किया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया। वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषाओं के जो प्रेस थे उसका इसने पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया। लिटन के कार्यकाल में किसे साम्राज्य उपाधि दी गई है? तो महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी की उपाधि दी गई थी। महारानी एलिजाबेथ तो उस समय थी ही नहीं, तो विक्टोरिया को उस समय महारानी की उपाधि दी गई है। 1876 ईस्वी में रॉयल टाइटल्स एक्ट के तहत उपाधि दी गई है। 70 बीपीएससी पीटी का सवाल है ये कि कब दिया गया है, ज़रा देखिएगा।
बहुत सारे बच्चों ने 1861 मारा होगा। एक बार इसको देखिएगा कि पिछले साल बीपीएससी प्रीलिम में ये पूछा गया है कि नहीं। 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट के तहत में उपाधि प्रदान किया गया है। कैनिंग के कार्यकाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुई है। दरअसल में डलहौजी गया ही है और कैनिंग भारत में आए ही हैं। तो यही तपती धूप के समय में मई जून के महीने में पूरे भारत में विद्रोह हो रहे थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरे भारत में विद्रोह हो रहे थे। गर्मी में विद्रोह कर रहे थे भारतीय। लिटन के कार्यकाल में किस युद्ध ने रूसी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया है? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो लिटन के कार्यकाल में हुआ है और इसने अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। अफगानों ने बहुत बेइज्जत किया इन लोगों का। कैनिंग ने किस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधायी परिषद में शामिल करने का सुझाव दिया, मतलब कि एक्ट लाया? तो 1861 अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कैनिंग ने भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना शुरू किया विधायी परिषद में। जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ा दिया है तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि विधायी परिषद क्या है और कार्यकारी परिषद क्या है। अगर क्लियर नहीं है तो जा करके डे 1 पॉलिटी का वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। विधायी परिषद जो विधायिका में बैठती है और कार्यकारी परिषद जो वाइसर है उसके आस पड़ोस के 4-5 गो चमचे रहते हैं, उसको कार्यकारी परिषद कहा जाता है। मैंने आपको समझाया भी था कि अमेरिका के सिस्टम से हमेशा कंपेयर कीजिए गुलाम भारत के सिस्टम को। जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता विधायिका से। जरूरी नहीं कि जो कार्यकारी परिषद का सदस्य है वो विधायिका में शामिल होगा। वहाँ पर विधायिका बिल्कुल अलग, कार्यकारी परिषद बिल्कुल अलग। उसी प्रकार से वाइसराय कार्यकारी परिषद बिल्कुल अलग है। कार्यकारी परिषद में बाद में 1909 के बाद शामिल होते हैं भारतीय। विधायी परिषद में यहाँ पर शामिल होने शुरुआत हो जाती है 1861 के एक्ट के द्वारा। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो बहुत परेशानी होगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एक्ट वगैरह पढ़ने में कि विधायी परिषद में शामिल किया, कार्यकारी परिषद में शामिल, सब कुछ अलग अलग है। क्रिस्टल क्लियर करके पढ़िएगा, सही रहेगा आपके लिए। ओके, अगला सवाल है, लिटन के कार्यकाल में किस अकाल ने भारी तबाही मचाई थी? 1876 से 78 का महान अकाल था ये। इसको ग्रेट फैमिन कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 से 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। 2 से 3 करोड़ लोगों का इस समय में इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, रॉयल टाइटल भी बांटे थे। कैनिंग ने किस शहर में विश्वविद्यालय की स्थापना की? मैंने आपको समझाया था 1857 का जब महायुद्ध चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जा रही थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है वो भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी दौरान स्थापित किए जा रहे थे। लिटन ने किस आयोजन किया था, किस इवेंट का आयोजन किया था? तो दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में आयोजित हुआ था। ये मैंने आपको समझा दिया था कल ही। ये सारे के सारे सवाल आसान हैं। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ते हैं जरा। लॉर्ड रिपन ने किस अधिनियम को निरस्त किया था? आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रॉलेट एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। किसको किया था? आर्म्स एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को, भारतीय परिषद अधिनियम को। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वो निरस्त कर देगा रिपन, जो लिटन के समय में लाया गया है। रिपन का इल्बर्ट बिल किसे अधिकार देता था? इल्बर्ट बिल के द्वारा किसे अधिकार दिया गया था? किसे अधिकार दिया गया था? भारतीय मजिस्ट्रेटों को, ब्रिटिश अधिकारियों को, जमींदारों को, नवाबों को। तो भारतीय मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया गया था कि वो यूरोपियों के मामले की भी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन इल्बर्ट बिल का विरोध होता है, रिपन रिजाइन कर देता है। लॉर्ड कर्जन ने किस नीति के कारण राष्ट्रीय आंदोलन को उकसाया? तो बंगाल विभाजन की नीति है। बंगाल विभाजन किस तिथि को लागू किया गया था? अगर आप मुझे बता देंगे तो बड़ा मेहरबानी होगा आपका। किस डेट को लाया गया और किस डेट को समाप्त हुआ है? क्योंकि 64वीं बीपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम में पूछा कि बंगाल विभाजन किस डेट को लागू किया गया है ना? तो इसलिए कृपया करके मुझे बताएं, एक बार देखें, खुद से भी आपको मेहनत करवाऊंगा भाई। 1955 में बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन का जन्म दिया। इस भी मैंने बता दिया है। डेट बताने का आप प्रयास करें क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम में ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है।
रिपन ने किस संकल्प के तहत स्थानीय सुशासन को बढ़ावा दिया है? वो डिस्पैच, स्थानीय सुशासन संकल्प ही लाया गया था। पार्लियामेंट सुधार, कैबिनेट मिशन, बहुत आसान सवाल। स्थानीय सुशासन के लिए रिजोल्यूशन ही उसके स्वयं लाए गए थे। रिपन के स्वयं और भी सुधार किए गए, जैसे लेबर एक्ट भी लाया गया था 1881 ईस्वी में। मजदूरों के लिए अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा ये तय किया गया कि बच्चों के काम करने की आवर निश्चित किए गए। 8 से 10 घंटा ही उनसे आप बच्चों से काम ले सकते हैं। महिलाओं से काम करने के आवर भी निश्चित किए गए। ऐसा नहीं होगा कि 24 घंटे काम करा के किसी को मार दो आप। ये भाई पारित किया गया। 1882 में यह संकल्प लागू हुआ है। कर्जन ने किस क्षेत्र में स्मारक संरक्षण को बढ़ावा दिया है? तो पुरातत्व के क्षेत्र में उसने आर्कियोलॉजी सर्वे को लेकर के एक विभाग की स्थापना कर दी कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं उनके प्रिजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाता है। आपको लग रहा होगा कितना आसान सवाल मैं करवा रहा हूँ। धैर्य रखिए, आने वाले वीडियोज़ में अच्छे स्तर के सवाल मिलेंगे। मैं क्या करूँ, जब 70 बीपीएससी का ऐसा सवाल आया तो मुझे भी तो आसान स्तर पर जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आसान होते हुए भी एक भी फैक्ट ना छूटे। कठिन स्तर के सवाल भी मैं आपको करवाऊंगा, उसकी चिंता कतई मत कीजिएगा। वो मेरा काम है, मैं करवा दूंगा। जैसे जो अगला सवाल है, ये सवाल बहुत ही आसान है। रिपन को किस रूप में जाना जाता है? तो उदारवादी शासक के रूप में, लिबरल वायसराय के रूप में इसको जाना जाता है रिपन को। रिपन का कार्यकाल क्या है? अब ये सवाल हो गया कठिन। बताइए कब से कब तक रहा है भारत में शासन के लिए? कर्जन ने किस अभियान के तहत तिब्बत पर प्रभाव बढ़ाया है? इसको कहा जाता है तिब्बत का अभियान ही है। कब चलाया गया बंधुओं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस सवाल में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तिब्बत अभियान कब चलाया गया? 1903 से 1904 में। किस वायसराय के कार्यकाल में चलाया गया? ये आपसे पूछा जाएगा। तो कर्जन के समय में चलाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1903-1904 के ईस्वी में कर्जन के समय में चलाया गया। आप दोनों में से किसी एक को भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 1903-1904 को ही आप याद रखिए तो भी आपका काम हो जाएगा। रिपन के लिबर्टी बिल का विरोध किसने किया था? तो यूरोपीय समुदाय ने दरअसल इसका विरोध किया था। पूरे यूरोप के, लंदन से लेकर के भारत तक में जितने ब्रिटिशर्स थे सबने विरोध किया था कि भारतीय लोग इस हैसियत में कहाँ हैं कि वो यूरोपियों का मुकदमा भी सुन सकें। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कर्जन ने एक आयोग की स्थापना, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। कर्जन ने किस आयोग की स्थापना की है? तो शिक्षा संबंधित आयोग और पुलिस आयोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आप सुनते हैं, इसकी स्थापना कर्जन के समय से ही मानी जाती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना जो आज ही भारत में मौजूद है, लेकिन आज़ादी से पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता था। इसका नाम कुछ और होता था, तो इंपीरियल ब्यूरो करके होता था, जिसको स्थापित किया गया है कर्जन के द्वारा। रिपन ने किस वर्ष स्थानीय सुशासन को बढ़ावा दिया है? तो 1882 ईस्वी में उसने स्थानीय सुशासन को बढ़ावा दिया है। और रिपन के समय से ही भारत में लगातार जनगणना की शुरुआत रिपन के समय से ही मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी जून तृतीय योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला होगा, ताला विषय होगा शिमला। जरा इसका उत्तर बताइएगा। उतना आसान तो है नहीं। जून तृतीय योजना को माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो जून 3 जो प्लान है उसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। इसीलिए सवाल डाला गया था कि आपको एक और नाम ध्यान में रहे, तो माउंटबेटन प्लान लिखा रहे या जून 3 प्लान लिखा रहे। बहुत सारे हिस्टोरियन इसको जून 3 प्लान लिखते हैं। माउंटबेटन के जो भक्त हिस्टोरियन हैं, जो उसका नाम नहीं लगाना चाहते विभाजन में, वो लिखते हैं जून 3 प्लान। तो जून 3 प्लान और माउंटबेटन प्लान एक ही है, इसको कृपया ध्यान में रखें। इसी के तहत में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पूरा का पूरा तैयार किया गया और इसी के तहत में भारत को विभाजित किया गया है। इस वीडियो मैंने आपको 51 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी के 20 क्वेश्चंस और आने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी संभव हो सके पढ़ने वाले बच्चों के बीच में। टेस्ट सीरीज़ में जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 25 टेस्ट मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन और उसके वीडियोज़ भी आपको अवेलेबल होंगे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।